वेलकम टू मिरेकल क्लासेस। क्लास 9th पार्ट 2 संविधान निर्माण का पार्ट 2 देख रहे हैं हम। क्लास 9th का सोशल का चैप्टर है। इसका पहले वाला पार्ट में हमने दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान था उसका निर्माण और हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा क्या है? संविधान निर्माण का सबसे पहला कदम जो होता है कि संविधान आखिर बनाएंगे कौन लोग, उन सारे लोगों को मिलके जो सभा बनाई जाती है उसे बोलते हैं संविधान सभा। फिर भारत के संविधान निर्माता कौन थे, यहाँ आपको संविधान बनाने की भूमिका और वाले कुछ नेताओं के बारे में कुछ संक्षेप में कुछ जानकारियाँ प्राप्त। चुने गए जनप्रतिनिधि, जो जनता में से कुछ प्रतिनिधि जो होते हैं इनको चुन के एक कमेटी बनाई। ये इस जनता में से चुनी हुई ये जो कमेटी है ये डिसाइड करेगी दस्तावेजों को लिखने का काम और उसको संविधान के निर्माण का कार्य। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? संविधान सभा। इसे बोलते हैं संविधान सभा। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। जुलाई 1946 में क्या हुए? चुनाव। जुलाई 1946 में चुनाव हुए और दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक, जैसे फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी संविधान सभा को, पहले तो उनका चुनाव किया गया, उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी वह हुई थी दिसंबर 1946 को। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई। एक पाकिस्तान के संविधान का निर्माण करेगी और दूसरा हिंदुस्तान के संविधान का निर्माण करेगी। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल सदस्य कितने थे? शुरू में 299। इसमें 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। काम पूरा कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। हम संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस 26 नवंबर को और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं? 50 साल पहले बना था ये संविधान। आज के परिवेश में देखा जाए तो इसमें हमने पहले ही एक कारण जिक्र किया, संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, ये अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के किसी देश में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान की में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों व राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। परंतु हमारे यहाँ जो संविधान का निर्माण हुआ उस संविधान में वो मूलभूत बातें, वो मूलभूत अंश पहले ही शामिल कर लिए गए थे जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की जो फेरबदल की आवश्यकता ना पड़े। इन्हीं बातों और राजनीतिक देश को दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों, राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह एक दस्तावेज भर है। कई देशों में संविधान तो है पर कई देशों में हालात ये भी है कि वह एक केवल कागजी किताब के रूप में या कागजी दस्तावेजों के रूप में ही है। उस संविधान को पूरी देश की जनता नहीं मानती है और जब तक देश की जनता नहीं मानेगी वो संविधान नहीं कहलाएगा। और संविधान भी तब तक संविधान नहीं है जब तक कि वह देश की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों को अपने अंदर समाहित नहीं कर लेता। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से भी ज़्यादा अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया
कि संविधान ही गलत है, ये सर संविधान में कुछ फेरबदल या कुछ जो आवश्यकता अनुरूप फेरबदल की बातें उठी है, परंतु कभी ये नहीं कहा गया कि पूर्ण रूप से संविधान ही हमारे देश के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह भी है, पहला कारण तो आपने समझ लिया, दूसरा कारण यह भी है कि संविधान सभा भी भारतीय लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान सभा में यानी संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे वो कौन थे? भारतीय। और जब भारतीय अपने संविधान को बनाएंगे तो भारत की स्थिति के अनुरूप वो उसे बनाएंगे, इसलिए उसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो जाता है। उस समय सार्वभौम वैश्य मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। उस समय इलेक्शन वाली प्रोसेस तो था नहीं, तो संविधान सभा का जो गठन है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता था। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका हम जिक्र पहले ही कर चुके। जो प्रांतों में जो देश बटा हुआ था, उन प्रांतों के जो असेंबलीज थी उन्होंने ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रांत बटे हुए थे भारत में, वहाँ से वहाँ का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका एक रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा में था। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299, जिसकी चर्चा हमने पहले यहाँ देख ली। 299 सदस्य थे, इसलिए सारे जो एरिया था या सारे जो राज्य थे या जो सारे क्षेत्र थे, उनका प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व इस सभा में हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह विचारों के लोग थे, सभा में सदस्य थे जो कांग्रेस के विचारों के सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, धर्म और वर्ग के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वैश्य मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफ़ी इसी तरह ही होता। अगर इलेक्शन के थ्रू हमने संविधान सभा को चुना होता तो भी इसका स्वरूप यकीनन ऐसा ही होता जैसा उस वक्त दिखाई पड़ता है। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को क्या देता है? एक प्योरिटी, एक पवित्रता देता है और साथ ही साथ उसे वैलिड फॉर्म में लाता है, यानी उसे वैधता भी प्रदान करता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित और खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। संविधान सभा का जो कार्य था वो काफ़ी खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर उनकी सबकी सहमति बनाई गई। फिर क्या हुआ? दूसरा, प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप कमेटी जो थी, प्रारूप कमेटी का मतलब कि उसका कैसा संविधान का प्रारूप कैसा होगा, इसके लिए कमेटी बनाई गई और उसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार किया गया। एक प्रारूप संविधान बनाया और फिर उसमें 2000 से ज़्यादा जो चेंजेस थे वो किए गए और उनकी बात उठी। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया, जिसपे हमने देखा कि कितने 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में, कितने में? 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई और सभा के पेश पर हर प्रस्ताव, हर शब्द वहीं गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट असेंबली थी, उसको 12 खंडों में जो उनका डिस्कशन हुआ था, जो चर्चा हुई थी पूरे 2 साल तक, और हर एक शब्द, हर एक मुद्दे, हर एक धारा पर चर्चा होने के बाद वो संविधान बनाए। और सोच और तर्क को समझा जा सकता है इन्हीं बहसों से। प्रावधान के पीछे की सोच और तर्कों को समझा जा सकता है कि संविधान की व्याख्या के लिए भी हम इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। संविधान की यदि व्याख्या करनी हो कहीं पे, तो ये जो दस्तावेज थे इनका भी कई बार उपयोग होता है।
भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को देखते हैं हम क्या क्या है। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान का प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या था, क्या फिलॉसफी थी, क्या आइडियोलॉजी थी हमारे संविधान बनाने के पीछे। ये काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने आप में एक दर्शन के बारे में कहता है, जो उसे पढ़ना ही उतना ही ज़रूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। जो संविधान का प्रस्तावना थी, प्रस्तावना एक तरह से वो लाइट हाउस है जो कहीं पे भटकने पर आपको एक दिशा प्रदान करता है, वही प्रस्तावना है। इस बारे में बारी बारी से गौर करेंगे। सपने और गौर करें भेदभाव और यहाँ से देखते हैं, सपने और वायदे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची के एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान की अपेक्षा के बारे में लिखा था। महात्मा गांधी की 1931 में एक बुक आई, यह बुक पत्रिका यंग इंडिया के नाम से, उसमें उन्होंने जो अपेक्षा थी कि भारत का संविधान कैसा हो, उसके बारे में जो अपेक्षा थी उनके बारे में उन्होंने लिखा। वो क्या लिखा देखिए, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो गुलामी और अधीनता से मुक्त हो करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसमें सब गरीब व्यक्ति को अपना माने और उसे लगे कि देश बनाने में उसकी भागीदारी हुई है। ऐसा भारत जिसमें लोगों को उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदायों के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो, इससे कम पर मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये बात किसने कही अपनी पत्रिका में? महात्मा गांधी जी ने। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। इक्वलिटी कैसे लाई जा सकती है, इसके विचार उनके दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, परंतु आर्थिक सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट का समान महत्व देंगे, परंतु सिद्धांत को मानेंगे और अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, ये अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर ये नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। अगर हमने ज़्यादा बायकॉट किया तो हम हमारे राजनीतिक लोकतंत्र जो है उनको ही संकट में डालेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन्होंने दे रखा है, देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एमपी में मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारूप कमेटी के ये अध्यक्ष थे, सामाजिक क्रांतिकारी थे और चिंतक थे। जातिवाद, बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही बने। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी थे। आखिरकार हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि यानी 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की शुरुआत के मध्य रात्रि को जो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने अपने भाषण में जो कहा, हम उसको पढ़ते हैं। वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह से, हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक।
घड़ियाँ तब जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, सारी दुनिया सोती रहेगी, तब भारत एक नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम हमारे पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रफुष्टित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उनके लोगों, उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित होगा। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारी लाती है। भारत में संप्रभु लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए इसी संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर एक जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है। इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है। अब भविष्य में सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने और सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। एक शपथ हम आज भी लेंगे, भारत की सेवा करने का, दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करने का। इसका अर्थ है दरिद्रता, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग में महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है कि यह काम हम अपने भर से पूरा हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये वचन, ये वाणी किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू जी की। अब संविधान दर्शन में हम देखते हैं कि संविधान का जो पाठ है, जो संविधान का प्रमुख अंश है, वो संविधान दर्शन क्या है। जिन मूल्यों में ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमें इन्हें शामिल करना ही होगा या किया ही गया है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी होगी। जो हमने दर्शन या जो हमने आदर्श लिए हैं, उन्हीं के अनुरूप भारत की जो संविधान है, उनकी सारी धाराएं बनी होगी। संविधान की बुनियादी शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक ऐसी छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान को प्रस्तावना यानी अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहते हैं, जिसे प्रीएम्बल से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत आसानी से पढ़ें, उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिसे हम पूरे भारत के संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार को किसी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। ये दर्शन ये तय करता है कि कोई कानून जो होगा वो किस आधार पर बनाया जाएगा, उसके परीक्षण का, उसके मूल्यांकन का हक ये सरकार को देती है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन सा कानून, कौन सा फैसला अच्छा है या बुरा है। हमें भारतीय संविधान की आत्मा इसी में बसती है। प्रीएम्बल को यानी संविधान की उद्देशिका को भारत की संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये इस बात को प्रकट करती है कि संविधान का स्वरूप कैसा होगा, संविधान में बनने वाली हर धारा का मोटिव, जो उद्देश्य है वो क्या है, संविधान लागू कैसे होगा और संविधान के तहत बनने वाला जो कानून है वो किस आधार पर सही और गलत ठहराया जाएगा। संविधान की उद्देशिका अपने आप में पूरे संविधान को समाहित करके रखती है। आइए हम संविधान की उद्देशिका के बारे में पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, भारत के संविधान का निर्माण अधिनियम भारत के लोगों के अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से ही किया है, न कि किसी राजा या बाहरी आदमी से। इसलिए इसमें सबसे पहली लाइन लिखी, हम भारत के लोग। भारत को यानी जिन लोगों को संविधान सभा में चुना गया था वो भारत के ही लोग थे और भारत के उन्हीं जनता के एक अंश थे, उन्हीं का एक हिस्सा थे। इसलिए हम भारत के लोग, भारत को समाजवादी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, पहले एक बार उद्देशिका पढ़ लेते हैं कि भारत का सिद्धांत, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार और अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की भी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यही भारत की संविधान की उद्देशिका है। अब इसमें एक एक शब्द के अपने एक मायने हैं। इसमें प्रभुत्व संपन्न जो दे रखा है, पहला देखिए कि प्रभुत्व संपन्न लोग का मतलब हो गया कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। यानी प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ कि वह कौन सी शिक्षा प्राप्त करेगा, कौन से धर्म का अनुसरण करेगा, उसका जीवन कैसा होगा, वो कौन सी पढ़ाई करेगा, वो कौन सा व्यवसाय करेगा, ये सारी बातें, ये फैसले उसको खुद लेने का अधिकार है। इसे बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, दूसरा वर्ड क्या दे रखा है इसमें? समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक समानताएं कम हो। इस तरह से समाजवादी का मतलब हुआ कि जो सरकार है वो किसी कानून को या किसी अवसर की जो प्रधानता है उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करे जिससे कि जो समानता सामाजिक में यानी समाज में जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है, जातिवाद जो है उस वो ना रहे। फिर है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। लोकतंत्रात्मक सरकार का ऐसा स्वरूप है जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई पद पे जा सकता है, सत्ता का हिस्सा बन सकता है, शासन का हिस्सा बन सकता है, सभी को अधिकार है, सभी को समानता है। लोकतंत्रात्मक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं, उन्हें वोट डालने का अधिकार भी इसी में मिलता है और उसे जवाबदेह यानी अकाउंटेबल भी बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार चलती है। फिर है लोकतंत्र निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। पंथ निरपेक्ष का भी मैं आपको बता देता हूं। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनको मान सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, परंतु राज्य सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा। भारत का अपना एक विशेष कोई धर्म नहीं है, परंतु भारत में जितने भी धर्म हैं वो भारत के लिए विशेष है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देगी। न्याय, यहाँ बात करते हैं न्याय की। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। स्वतंत्रता यानी वैचारिक स्वतंत्रता, आप किस तरह की सोच रखते हैं, आपके विचार क्या है, उस पर कोई पाबंदी सरकार की नहीं है। गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति न होगा, न कि किसी देश का या खानदान का। गणराज्य का मतलब हो गया कि जिस व्यक्ति को जनता ने वोट डाल के चुना है वही व्यक्ति उन पर शासन करेगा, न कि कोई हायरार्की सिस्टम से राजशाही यानी मोनार्की सिस्टम चलेगा, न राजशाही चलेगी, न ही किसी वंश का अपना कोई राज चलेगा। समता, इक्वलिटी, समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लॉज। समान यानी कानून सबके लिए समान है और कानून की नज़र में सभी एक समान है। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं का समाप्त होना, सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। यानी अगर सरकार चाहेगी तो सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगी। यानी अगर किसी एक चीज़ की वैकेंसी निकली है तो वो स्पेसिफिकली किसी कास्ट या किसी धर्म के लिए नहीं है, वो समान प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित है और आप भी उसमें चयनित हो सकते हैं। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसा कि हम एक परिवार के सदस्य हों
सोवरेनिटी, सिंपल इक्वलिटी और ये बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक एक परिवार के सदस्य जैसे होते हैं। जैसे भारत में रह रहे हैं तो हम भारत के नागरिक होने के साथ साथ ही हम इस भारत के परिवार के सदस्य के रूप में भी हैं और ये भारत हमारा परिवार है। यही है बंधुता। कोई भी अपने नागरिक दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना समझे कि ये कमतर है। एक नोट करने वाली बात यह है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में दो चीज़ें जोड़ी गई, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। अब संस्थाओं का स्वरूप कैसा हो? संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन पर का बयान नहीं है। केवल संविधान का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ मूल्य निर्धारित कर दिए, कुछ मॉरल्स डिसाइड कर दिए। अब संविधान को लागू करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यानी बहुत सारी संस्थाओं की आवश्यकता होती है। संविधानों का स्वरूप कैसा होगा ये भी हम देखेंगे। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। जैसा कि हम पहले ही जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। हमने जो मूल्य डिसाइड किए, हमने जो ऑब्जेक्ट किस में लिए? संविधान में। हमने जो संविधान में निर्धारित किया उनको लागू करने के लिए हमें किसी न किसी संस्थान की आवश्यकता होगी और इन व्यवस्थाओं को संस्थागत रूप देने की कोशिश है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए, समाज में हो रहे बदलावों को दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदलने जाने वाला कानून के रूप में नहीं देखा, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इस बदलाव को कहते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का सीधा मतलब ये हो गया कि संविधान में जिन मूल्यों, जिन आदर्शों को सम्मिलित किया गया है, उन मूल्यों, उन आदर्शों, उन नियमों, उन कानूनों को यदि भविष्य में बदलने की आवश्यकता हो गई, यानी परिस्थितियों के हिसाब से यदि बदलने की आवश्यकता हुई, तो उसमें फेरबदल करने के लिए भी उन्होंने एक ढील दे रखी है या एक प्रोसेस रखा है और इसे ही बोलते हैं संविधान। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार में पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। संविधान में जिन आदर्शों, जिन मूल्यों, जिन कानूनों को लिया गया है, उनको लागू करने के लिए सरकार को किसी न किसी संस्थागत स्वरूप की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए सरकार के स्वरूप अगर हम देखें तो 3 भागों में दिखता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका एक संस्थागत स्वरूप है जिसमें प्रधानमंत्री का ऑफिस हो गया, सारे मंत्रालय आ गए, सब कुछ मिनिस्ट्रीज वगैरह जो है, एक पूरा का पूरा जो जमावड़ा है, पूरा जो भौतिक स्वरूप है, उससे संस्थागत स्वरूप है, उसे लागू करने के लिए, संविधान के आदर्शों को लागू करने के लिए बनाया गया है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान के भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाए। इसलिए इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन कौन किसके बारे में फैसला लेगा, और साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लक्ष्मण रेखा भी तय करता है। सरकार आगे नहीं बढ़ सकती, यानी कि सरकार अपने दिए गए अधिकारों, दिए गए राइट्स और तक ही रहेगी और साथ ही साथ जो नागरिकों के अधिकार हैं उनको कभी बाउंडेड या उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। उनके लिए भी एक लक्ष्मण रेखा तय की जाती है। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान इन्हीं 3 पक्षों पर बारे में है। आगे के जो लेसन है, प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस प्रकार काम करते हैं। लेकिन ये किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को ही नहीं समेटती, इसके कुछ पहलू इनके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी। यानी जो संविधान है
उसके कुछ पहलू हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं, कुछ पहलू जो होंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 9th के में। और यहीं से यह लेसन समाप्त होता है। इस लेसन में हमने संविधान की आवश्यकता के बारे में पढ़ा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में पढ़ा, दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी कैसे मिली वो भी पढ़ा इस चैप्टर में, और साथ ही साथ संविधान सभा, भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान के आदर्श, मूल्यों, उद्देशिका में दिए गए समस्त शब्दों को हमने पढ़ा और उनका विस्तृत विवरण समझा। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको आगे दूसरे जो चैप्टर होगा उसमें संविधान के ही किसी और भाग को हम पढ़ेंगे। थैंक यू।